नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज की जो करंट क्लास है, इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं विद्यार्थियों के हाल ही में मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड 2025, जिसे माका भी कहते हैं, प्राप्त करने वाले पहले चित्रकार कौन बने हैं? आई एम पेई, जेक मा, युआन लोंगपिंग और झांग डामो। तो ये कौन बन गया विद्यार्थियों? झांग डामो बन गया। इसका डी आंसर जाएगा। लिखिएगा आप, फैक्ट फैक्ट लिखा देता हूं मैं आपको। लिखो, हाल ही में हांगकांग, देखो जैसे मैं लिखाता हूँ वैसे, हाल ही में हांगकांग ब्रैकेट में चीन में मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड, मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड 2025 के समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन किया गया जिसमें माका को प्राप्त करने वाले, माका अवार्ड प्राप्त करने वाले, MAC माका, तो इसका ही पूरा नाम है ना, शॉर्ट नाम है। माका को प्राप्त करने वाले पहले चित्रकार झांग डामू बने। लिख लिए? इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, कि हाल ही में, क्वेश्चन देखो पहले आप आराम से, फिर मैं लिखा दूंगा ना। हाल ही में RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंपनी की सहायता इकाई को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के तौर पर काम करने की मंजूरी दे दी है? रिलायंस कैपिटल कंपनी को, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज को, बजाज फिनवर्स फाइनेंस या क्या फिनसर्व को, और मुथूट फाइनेंस को। बताओ। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, आर्यमान फाइनेंशियल सर्विस। नॉन नॉन बैंकिंग सेक्टर में जैसे बीमा कंपनियां वगैरह होती है ना, उससे रिलेटेड है ये। देखो, हाल ही में आरबीआई ने आरबीआई ने आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज, अगला फैक्ट क्या है? हाल ही में आरबीआई ने आर्यमान, आर्यमान है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज की सहायता इकाई को एनबीएफसी, एनबीएफसी के तौर पर काम करने की मंजूरी दी, काम करने की मंजूरी दी। देख लिया? अब विद्यार्थी एक शॉर्ट फॉर्म आई यहाँ पर, एनबीएफसी आई ना, तो एनबीएफसी को रेखांकित करो। इसका पूरा नाम लिखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कॉरपोरेशन नहीं, कंपनी है। एन का मतलब क्या है? नॉन, बी का मतलब बैंकिंग, और फाइनेंशियल कंपनी, इसको हिंदी में हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गैर बैंकिंग ये कंपनी कह सकते हैं। तो इसको मंजूरी किसने दी विद्यार्थियों? आरबीआई के द्वारा मंजूर दे। देखो विद्यार्थियों, कोई अगर बैंक सेवाओं से रिलेटेड काम करता है, बैंक वगैरह होते हैं, जब भी कोई नया बैंक खुलेगा तो वो किसकी परमिशन से खुलेगा? आरबीआई की परमिशन से। और जो बीमा से रिलेटेड या नॉन बैंकिंग से रिलेटेड लेकिन वित्त से संबंधित काम करता है,
तो उसकी भी, उस कंपनी को भी किससे परमिशन लेनी पड़ती है? आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। तो हाल ही में आरबीआई ने किसको ऐसी परमिशन दी है? आर्यमान, जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, फाइनेंस बीमा करने का काम करती है, इसको भी अभी मतलब इसने इसको मंजूरी दे दी विद्यार्थियों। अब बताओ कौन सा बैंक चर्चा में आ गया? आरबीआई बैंक चर्चा में आ गया। तो आप हेडिंग डालो आरबीआई, आरबीआई के बारे में लिखाऊंगा आप। लिख लिया? देखो, पहली बात तो आरबीआई किसी व्यक्ति को लोन नहीं देता डायरेक्ट, किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं देता, ये बैंकों को लोन देता है। किसको पैसा देता है ये? जैसे आपने बैंकों का नाम सुना होगा, एसबीआई है, पीएनबी है। अब ये बैंक भी दो टाइप के होते हैं, सरकारी और प्राइवेट वाले होते हैं, ध्यान रखना। तो लेकिन ये किसकी परमिशन से चलते हैं? आरबीआई की परमिशन से चलते हैं। अगर इनको पैसों की आवश्यकता होती है तो इससे लेते हैं, और इनके पास ज्यादा पैसा आ जाता है तो ये आरबीआई के पास जमा करा देते हैं। अब देखो, फिर ये बैंक का ना पब्लिक को लोन देती है, या पब्लिक का पैसा जमा करती है, अलग अलग। जैसे हमें हमें बैंक देते हैं लोन, ठीक है। इसके अलावा आरबीआई सरकार को पैसा देती है। तो देती है, सरकार को डायरेक्ट देती है। तो दो को पैसा देती है, एक तो बैंकों को देती है और एक गवर्नमेंट को देती है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक, क्योंकि हमारे बैंक तो एसबीआई, ये पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है। और इन बैंकों का बैंक कौन सा है? आरबीआई। इसलिए इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है विद्यार्थियों, वो लिख लो आप आरबीआई के बारे में। सबसे पहले आरबीआई का पूरा नाम लिखो आप, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉइंट डालो पहले, तो आरबीआई लिख लिया ना, आरबीआई पॉइंट डालिए। आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, मैं करंट के साथ जो आपको स्टैटिक पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये आप जितनी भी सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट लेवल में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही में दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनका लिंक करने के लिए इंपॉर्टेंट, रिवीजन करने के लिए इंपॉर्टेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हिंदी में लिख लो भारतीय रिजर्व बैंक। लिखो, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। रिजर्व बैंक क्या है? भारत का एक केंद्रीय बैंक है, एक केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। इसे लिख लो तुम तो फैक्ट में, इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। स्थापना लिखो विद्यार्थियों, स्थापना लिखिएगा 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। और जब स्थापना की गई थी तो इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। कहां पर की गई थी? उस समय तो कलकत्ता कहते थे, उस समय क्या बोलते थे? कलकत्ता। आजकल कलकत्ता को क्या कहते हैं? कोलकाता। ये कहां पर है वर्तमान में देखें तो? पश्चिम बंगाल में। तो स्थापना कहां पर हुई थी इसकी? कलकत्ता है कोलकाता, बात एक ही है ना। और जब कोई बैंक बनाया जा रहा है तो इससे पहले एक अधिनियम लाया गया था, और उस अधिनियम का नाम था आरबीआई एक्ट 1934। देखो, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई। देख लिया? र- राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी
1949। देखो, जो आरबीआई बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1 जनवरी 1949 को किया गया, क्योंकि उससे पहले तो हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जिस समय स्थापना हुई उस समय तो भारत में ब्रिटिश का अंग्रेजों का राज था। विद्यार्थियों, इंग्लैंड का राज था कि नहीं था भारत के ऊपर? ठीक है, और लिखो इसके बारे में। वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? है ना, मुंबई, महाराष्ट्र। स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। देख लिया? देखो, इस आरबीआई का जो हेड है वो कहलाता है गवर्नर। क्या कहलाता है? गवर्नर कहलाता है विद्यार्थियों। और इसका गवर्नर कौन है? कौन है? नहीं, संजय मल्होत्रा। देखो विद्यार्थियों, वर्तमान गवर्नर, यहाँ गवर्नर का मतलब राज्यपाल नहीं है, इसका हेड है। आरबीआई का जो हेड है वर्तमान में, उसको हम गवर्नर कहते हैं। और गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के विद्यार्थी है? 26वें नंबर के। लिख लिया? इससे जस्ट पहले 25वें नंबर के शक्तिकांत दास थे। तो लिखो 25वां गवर्नर। ये तो कौन सा नंबर का है? 26वां। हाँ, शक्तिकांत दास। 25वां कौन है? शक्तिकांत दास। और 24वां? कई बार देखो लास्ट के 3 4 पूछ लेते हैं। उर्जित आर पटेल। 24वां कौन सा है? उर्जित आर पटेल। देखो क्या? उर्जित आर पटेल, ये 24वें नंबर का था। देख लिया? और उर्जित आर पटेल के बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसके समय नरेंद्र मोदी की जब सरकार थी, या है, अभी भी है होने को, तो नोटबंदी हुई थी। क्या हुई थी? नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को। कब हुई थी वो? 8 नवंबर 2016। उस समय बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि आरबीआई का गवर्नर कौन था नोटबंदी के समय। तो 25वां कौन सा बना विद्यार्थियों? शक्तिकांत दास। और 24वां कौन सा है? उर्जित आर पटेल। और इसी इसी के ब्रेक में लिख लेना, इसी के समय नोटबंदी हुई। कितने रुपए का नोट बंद किए थे उस समय? 1000 और 500 के शायद, है ना? 1000 और 500 के नोट। मोदी जी का वो आया था शाम को स्टेटमेंट, आज रात 12 बजे बाद में कौन से 1000 और 500 के नोट अमान्य होंगे। जिनके पास जमा है, उनको बैंकों में जमा करा के चेंज कर लो, नया नोट ले लो। फिर वो लाइनों में लगे रहे थे। कई लोगों ने तो बोरिया भर भर के साइडों में फेंक के आ गए। कई के वैसे मौज होगी। काफी भ्रष्टाचार हुआ था उस समय। देखिएगा, अब इसकी स्थापना कब हुई विद्यार्थियों? स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय भी किसी न किसी को गवर्नर बनाया होगा, और किसी न किसी अंग्रेज को ही बनाया होगा उस समय। तो आपसे पूछा जाए आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? भाई, आपने 26वां देख लिया, 25वां देख लिया, 24वां देख लिया, लेकिन पहला भी तो पूछा जा सकता है ना। तो लिखो, आरबीआई का पहला गवर्नर आर्चबॉन स्मिथ। आर्चबॉन स्मिथ। ये रहा था विद्यार्थियों 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। 35 से लेकर 37 तक रहा था विद्यार्थी। देख लिया? आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत का आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? देखो, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर, उस समय स्वतंत्र थोड़ी हुआ था भारत। और उसमें नाम आता है सीडी,
देशमुख। 4-5 गवर्नरों के नाम लिखा दिए मैंने आपको ना। एक तो सीडी देशमुख का याद रखना है आपको। ये स्वतंत्र भारत का पहला था। स्वतंत्र भारत का पहला था। इसका कार्यकाल लिख लो, लिखना चाहो तो। 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949। 1947 में हम स्वतंत्र हुए थे। 1947 में हम क्या हुए थे? स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 के बाद में भी रहा है 49 तक। तो उस समय इसका पहला जो गवर्नर बना विद्यार्थियों, वो कौन बना था? सीडी देशमुख। यानी स्वतंत्र भारत का पहला सीडी देशमुख। और वैसे पूछा जाए कि पहला कौन है, तो आर्स बोन स्मिथ बताना। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? 25वें नंबर कौन से? और 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। ये इतने तो आपको कम से कम 5 गवर्नरों का तो याद रखना ही रखना है। देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो स्थापना कोलकाता में हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। देखो इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। क्षेत्रीय कार्यालय इसके क्या है? 4 क्षेत्रीय कार्यालय है। और चारों महानगरों के नाम लिख लो। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। लिख लिया? आरबीआई के प्रमुख कार्य लिख लो। प्रमुख कार्य। देखो विद्यार्थियों, ये जो नोट जारी करते हैं ना, जैसे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, जो भी नोट आते हैं, ये सारे नोट जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। ये नहीं एसबीआई बैंक जारी करता हो, आरबीआई करता है। कौन करता है? देखो पहला पॉइंट लिखो, नोट जारी करना। मुद्रा जिसको हम कहते हैं ना। दूसरा लिखो, सरकार के बैंक के रूप में काम करना। सरकार को पैसे देता है कि नहीं देता है? तीसरा लिखो, बैंकों के बैंक के रूप में काम करना। बैंकों को लोन पैसा देता ना। 3 पॉइंट हो गए। चौथा लिखो, मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक, मुद्रा अलग है, मौद्रिक अलग होता है। मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति बनाना, मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अलावा विदेशी मुद्रा का प्रबंधन का काम करना। विदेशी मुद्रा प्रबंध का काम करना। अभी लिखा है ना आपको एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस, या नॉन बैंक फाइनेंस सर्विस, सॉरी कंपनी। ये और बैंक, इनके ऊपर कंट्रोल करना। मतलब जो बैंक से बैंक है उनके ऊपर भी कंट्रोल करता है, और एनबीएफसी के ऊपर भी क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। लिखिएगा, एनबीएफसी और बैंकों पर नियंत्रण करना। अगला क्वेश्चन देखो विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? आपको पता है अभी जो कर्मचारी है, गवर्नमेंट कर्मचारी, उनका 8वां वेतन लगने वाला है और सेंट्रल ने इसकी घोषणा कर दी है। तो सेंटर का जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग नहीं, वेतन आयोग। वित्त आयोग अलग होता है, वेतन आयोग अलग होता है। तो 8वां वेतन आयोग का सेंटर ने तो अपना काम कर दिया है, लेकिन अब राज्य अपने अपने राज्य में क्या करेंगे? खुद का वेतन आयोग का गठन करेंगे, और वो राज्य डिसाइड करेंगे भाई उनको कितना देना है। केंद्र ने तो अनुशंसा कर दी कि भाई हम तो इतना दे रहे हैं केंद्र कर्मचारियों को, तो लेकिन राज्य के
भाई राज्य के कर्मचारियों के ऊपर तो राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। तो राज्य सरकार, हालांकि केंद्र ने जो ड्राफ्ट तैयार किया उसी के अनुसार ये भी देंगे, लेकिन कई राज्य ज्यादा देते, ज्यादा तो नहीं देंगे, उससे उससे कम ही देते हैं कई बार, या उसके केंद्र के समकक्ष दे देते हैं। तो जैसे केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हो सकता है दोनों का सेम रहे, लेकिन कई बार गवर्नमेंट अलग उसकी पार्टी की होती है, तो कई बार वो थोड़ा कम दे देती है। ठीक है ना? तो अभी हाल ही में ऐसा कौन सा राज्य बना है, क्या लिखा है इसमें? हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उस राज्य का नाम बताओ। 4 विकल्प विद्यार्थियों: उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और कर्नाटक। और राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूँ, जिस समय राजस्थान में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन किया जाएगा, तो यहाँ से आपके सवाल आएगा। देखो, वो वित्त आयोग चल रहा है। 7वां तो क्या चल रहा है? वो वित्त आयोग चल रहा है, वो अलग मैटर है। ये वेतन आयोग है। तो ये जो वेतन आयोग, अभी राजस्थान में इसका गठन नहीं हुआ है, लेकिन एक स्टेट ऐसा है जिसमें गठन कर दिया विद्यार्थियों। अभी केंद्र ने 1 जनवरी को तो घोषणा की है इसकी। और उसमें देखो, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और कर्नाटक, 4 विकल्प आपके सामने। बताओ। हेमंत बिस्वा जी ने कर दी, असम के सीएम ने घोषणा कर दी इसकी। असम लिखो। हाल ही में असम राज्य में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया। और ऐसा करने वाला असम भारत का पहला राज्य बना। कब घोषणा की इसने? 1 जनवरी 2026 को। लिखो, 1 जनवरी 2026 को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा इसकी घोषणा की गई। शर्मा की घोषणा हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा घोषणा की गई। कब की थी? 1 जनवरी 2026 को की। देखो, असम के पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं जिनका नाम है सुभाष दास। उसको असम में जो 8वां राज्य वेतन आयोग बनाया ना, उसका हेड बनाया है। तो असम का 8वां राज्य वेतन आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया है? सुभाष दास को बनाया है। लिखिएगा, इस वेतन आयोग का अध्यक्ष, असम असम की बात चल रही है, ये नहीं, पूरा भारत का नहीं है। इस वेतन आयोग का अध्यक्ष सुभाष दास को बनाया गया है। किसको बनाया? सुभाष दास को। और सुभाष दास कौन है? असम के पहले चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं। देख लिया? देखो विद्यार्थियों, एक तो होता है वित्त आयोग। क्या होता है? वित्त आयोग। ये केंद्र में भी काम करता है और राज्य में भी काम करता है। केंद्र का जो वित्त आयोग होता है, वो केंद्र को कितना पैसा मिलेगा, राज्यों को कितना पैसा मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेशों को कितना वेतन मिलेगा, उनका बंटवारा करने का काम करता है। और राज्य का वित्त आयोग होता है, वो उसका काम होता है लोकल बॉडीज, यानी नगर निकायों को कितना मिलेगा और पंचायत राज को कितना वित्त मिलेगा, उसके बारे में सिफारिश करता है केवल ये। लेकिन हम पढ़ रहे हैं वेतन आयोग। वेतन आयोग कर्मचारियों से रिलेटेड है। किससे है? कर्मचारियों से रिलेटेड है। और हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन होता है। और फिर ये इसकी सिफारिशों पर ही आगे मतलब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया जाता है। लिखिएगा, सामान्यतः, नोट डाल के, सामान्यतः वेतन आयोग, इसका केंद्र में भी गठन होता है, राज्यों में भी गठन होता है ना। सामान्यतः वेतन आयोग प्रत्येक
प्रत्येक 10 वर्ष में गठित होता है। कितने साल में होता है? 10 वर्ष में गठित हो। देखो, ये जो वित्त आयोग होता है ना इधर वाला, ये 5 साल में गठित होते हैं। ये कितने साल में होते हैं? 5 साल में। और ये जो वेतन आयोग है, ये 10 साल में गठित होता है। ठीक है, 10 साल में गठित होता है। आप अभी देखो कौन सा केंद्र केंद्र का ले लो आप, तो चलो राज्य का छोड़ो, अभी राज्य का तो केवल असम असम ने इसकी शुरुआत की है अभी तक। केंद्र ने अभी कौन सा वेतन आयोग की घोषणा की है? 8वां। कौन सा की? 8वां। इससे पहले इसका मतलब यह है कि 7वां गठित हो चुका है, और 7वां वेतन आयोग का हमको फायदा भी मिल रहा है। जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनको फायदा मिल रहा है 7वां वेतन आयोग, जब भी तो इतनी सैलरी ज्यादा है। तो 8वें वेतन से तो और भी ज्यादा हो जाएगी, मतलब लाख प्लस सीधी सीधी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो विद्यार्थियों, 7वां वेतन आयोग है वो आया था 2016 में। देखिएगा, पिछला वेतन आयोग यानी कि 7वां, पिछला वित्त आयोग ब्रैकेट में 7वां, कौन सा था पिछला? 7वां। हाँ, पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। लागू बोल रहा हूँ, गठन की नहीं बोल रहा हूँ। कब लागू हुआ था? 2016 में लागू हुआ था। जैसे अभी ये 2026 में आप बता रहे हैं कि अभी ये 8वां वेतन आयोग की सिफारिश से लागू हो जाएगी, मतलब 1 तारीख से, 1 जनवरी से। तो हाथों हाथ थोड़ी, ये थोड़ी कि जनवरी के महीने से तनख्वाह बढ़ के आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इसके अभी तो ये सिफारिश करेगा, फिर इसके प्रावधान लागू होंगे, साल 2 साल लग जाएंगे मतलब। तो फिर पुराना जो 1-2 साल का रहेगा वो एरियर मिलेगा, फिर पैसा एक साथ मिलेगा बाकी का। ऐसा होता है। लागू तो 1 तारीख से हो गया है, मान के चलो सेंटर में। तो लिखिएगा, केंद्रीय या केंद्र का वेतन आयोग, केंद्र का 8वां वेतन आयोग। किसका? केंद्र का 8वां वेतन आयोग। ये तो राज्य की बात करी थी हमने, कौन से की? असम राज्य की बात करी थी। अब केंद्र वाले की भी तो बात कर लें। केंद्र का 8वां वेतन आयोग, लिखो, इसका गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ। कब हुआ था? 3 नवंबर 2025 को हुआ। यहां से विद्यार्थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सवाल आएगा। एक तो असम से तो चलो इतना ही पूछा जा सकता है, भाई पहला राज्य कौन सा बना है? असम। केवल इतना ही पूछा जाएगा यहाँ से। लेकिन ये केंद्र वाले का सवाल बन सकता है। तो केंद्र वाले का गठन कब हुआ है? 3 नवंबर 2025। और ये भी तो पूछा जा सकता है ना कि केंद्र का जो वेतन आयोग बनाया गया है 3 नवंबर 2025 को जो बनाया है, उसका हेड कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है? लिखो, जिसका अध्यक्ष जस्टिस रंजना देसाई को बनाया गया। जस्टिस रंजना देसाई। तो केंद्र का वेतन आयोग है, उसका अध्यक्ष कौन है? जस्टिस, ये न्यायमूर्ति भी लिख सकते हैं आप, रंजना देसाई। समझ गए? तो रंजना देसाई का नाम पूछा ही जाएगा, ये मान के चलना, आप आने वाले किसी न किसी एग्जाम में देख लेना। तो रंजना देसाई का याद रखना। और पहला राज्य कौन सा बना है? असम बना है। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है केंद्र में? 8 हो गया ना। सिफारिश से लागू नहीं हुई वो बात अलग है। इसकी सिफारिश से 1 जनवरी से लागू मानी जाएगी, ध्यान रखना, 1 जनवरी 2026 से। लेकिन अभी उस सिफारिश से लागू होने में साल 2 साल लग जाएंगे। ओके, एक स्टैटिक पॉइंट और लिख लो। अब तक गठित केंद्रीय वित्त आयोग की सूची। अब तक गठित केंद्रीय वित्त आयोग की सूची। हाँ, गलती से बुला कर रहा है, केंद्रीय वेतन आयोग की सूची। वेतन लिखना आपको, वित्त भी अगर मैं बोल दूं गलती से तो आप वेतन ही समझे, क्योंकि ज्यादातर वित्त आयोग की आदत पड़ी हुई है। तो सीपीसी की लिस्ट लिखनी विद्यार्थी आप। सेंट्रल पे कमीशन, सीपीसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल पे कमीशन। पे का मतलब वेतन। तो इसकी टेबल ऐसे बनेगी, एक तरफ तो लिखना आपको, नहीं, वेतन आयोग
का क्रम, और एक लिखना है उसका गठन, गठित वर्ष। क्या लिखना है? गठित वर्ष। और एक लिखना है लागू वर्ष, कब लागू हुआ, लागू वर्ष। इस टेबल बनानी है आपको। तो वेतन आयोग में तो पहला वेतन आयोग, क्या लिखो? पहला, पहला वेतन आयोग विद्यार्थियों 1946 में गठित किया गया था। कब किया था? 1946 में। और ये लागू हुआ था 1947 में, 1947 में वेतन आयोग की बात चल रही है। दूसरा लिखो, 1957 में गठित हुआ, और जिसकी सिफारिश से लागू हुई 1959 में। लगभग 2 साल लग गए ना। तीसरा लिखो, 1970 में। तीसरा कब आया? और 1973 में लागू हुआ। चौथा वेतन आयोग 1983, 1983। और 86 में लागू होगा ये। कब लागू होगा? 1986। सामान्यतः 10 वर्ष में मतलब आता है। अब देखो कई बार तो अब इसमें 70 में देखोगे तो आप कब हो गए हो? 83 में जाके 13 साल बाद में गठन कर रहे हैं। लेकिन उसकी सिफारिश लागू कब हुई थी? 73 में लागू हुई थी, इसलिए उससे फिर उन्होंने 10 साल जोड़ लिए लगभग। तो सामान्यतः 10 साल में इसका गठन होता है एक बार। लिख लिया? पांचवा लिखो, 1994, 1994 में। और 1996 में लागू हुई थी इसकी सिफारिश। और छठा लिख लो, क्या हमें फायदा मिला? 2006 में। और सिफारिश लागू हुई विद्यार्थी 2008 में। नौकरी लगते ही तनख्वाह बढ़ गई। जैसे अब और लगेंगे ना, अभी बच्चे नए, इनका भी फायदा मिलेगा। जैसे अभी जो लगे ना, अभी जस्ट ज्वाइनिंग मिल रही, जैसे इनको भी फायदा है, क्योंकि ये साल 2 साल ट्रेनिंग वगैरह करते रहेंगे, और साल 2 साल बाद में लागू होगा। और जैसे ही ये मतलब परमानेंट होंगे, तो उस समय इनका एरियर भी मिलेगा। मतलब ये जो 2 साल में इनको कम सैलरी मिल रही है ना अभी, ये सैलरी बढ़ के मिलेगी उस समय। अरे प्रोविजन काल में भी जैसे माना कि अभी किसी को 25,000 मिलते हैं, तो आने वाले समय में उसका 35,000 हो जाएगा। हाँ, तो वो भी तो मिलेगा, हर हर महीने के 10,000 12,000 जो भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसको, वो जुड़ेंगे ना उसके, फिर एरियर मिलेगा उसका एक साथ उसको। 2 साल बाद में, या जब भी लागू होगा ना तब। जैसे माना कि आज मुझे जो भी सैलरी मिल रही है, माना कि आज मुझे 70,000 रुपये सैलरी मिल रही है, कल को मेरी 1,20,000 हो जाती है, तो 50,000 बढ़ गए। कितने बढ़ गए? 50,000 बढ़ गए। अब 2 साल तक 50,000 मेरे सरकार के पास जमा है, और 2 साल बाद मुझे एक साथ एरियर देगी फिर। लागू तो 1 जनवरी से होगा ना भाई। ये तो इनकी प्रक्रिया थी जो इनको टाइम लग गया लागू करने में। ऐसा होता है। सातवां, सातवां तो लिखा था ना अभी। अरे 2014 में गठन हुआ, और 2016 में लागू हुआ था। आठवां, 2025 में गठन हुआ, 3 नवंबर को आना। और लागू कब होगा वो देख लेना आप लोग। लागू की डेट तो क्या रहेगी विद्यार्थियों? 1 जनवरी 2026 से लागू रहेगा, लेकिन अभी तक सिफारिशें वगैरह हो रही है, चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है मतलब। तो अब देखते हैं वो डेट कौन सी आती है। ठीक है ना? तो 8वां वेतन आयोग से सवाल आएगा आएगा, मान के चलना आप। और ये तो इकोनॉमिक्स है, और है क्या? आप कहते हो ना सर करंट आती है, इकोनॉमिक्स आती है, ये तो इकोनॉमिक्स है। चलो, तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है?
असम बन गया विद्यार्थियों। असम ने राज्य वेतन आयोग का गठन किया है और उसका हेड किसको बनाया इन्होंने? सुभाष दास को। और जो केंद्र सरकार ने जो बनाया है वो किसको बनाया? रंजना देसाई को बनाया, जस्टिस रंजना देसाई को। चलो, असम स्टेट चर्चा में आ गया विद्यार्थियों। तो असम दिखाई दे रहा है आपको भारत के मैप में, तो हेडिंग डालो आप असम। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम? असम के बारे में। देख लिया? देखो विद्यार्थी, पूर्व वाले जो राज्य हैं ये 7 सिस्टर्स में काउंट होते हैं। और अगर हम बात करें तो असम, असम की राजधानी क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, राजधानी। मतलब राज्य का नाम तो लिख लिया आपने असम, और सबसे पहले क्या लिखोगे? उसकी राजधानी लिखो। राजधानी असम, सॉरी 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 सॉरी, दिसपुर। लिख लिया? सीएम लिखो, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा। और बीजेपी पार्टी के हैं। कौन सी पार्टी के? बीजेपी पार्टी के। गवर्नर लिख लो, वर्तमान गवर्नर, वर्तमान राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लिख लिया? सीमा लिखो, सीमा। सीमा लिखिएगा। भूटान, नहीं, सबसे पहले आप लिखो नेपाल, भूटान, नहीं लगा रहा क्या? गलती से बोल दिया, सॉरी। बांग्लादेश, नेपाल नहीं है। पहले लिखो भूटान, दूसरे लिखो बांग्लादेश। नेपाल काट लेना भाई, नेपाल से नहीं लगा रहा। और जब भी तो मैप लाया हूं तुम्हारे सामने। तीसरा लिखो अरुणाचल प्रदेश। चौथा लिखो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और पश्चिम बंगाल। सिक्किम छोड़ लगा, सिक्किम लिखा दिया क्या? हाँ, सिक्किम मत लिखना, पश्चिम बंगाल लिख लेना। तो देखो राज्य कौन कौन से हो गए? एक, त्रिपुरा लिख लिया। दो, मेघालय। तीन, चार, पांच, छह, और सात। सात के साथ सीमा लगाता है, 7 राज्य। कितने राज्य? 7 राज्य। और दो देश। दो कितने देश? दो देश कौन से? एक तो बांग्लादेश और एक भूटान। तो दो देशों के साथ तो इंटरनेशनल सीमा बनाता है। और इंटर स्टेट कितने के साथ बनाता है? 7 के साथ बनाता है विद्यार्थी। और उसमें छह तो है 7 सिस्टर वाले। छह तो कौन से? 7 सिस्टर वाले, ध्यान रखना। तो असम सिक्किम के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये कई बार सवाल बनता है कि असम किसके साथ, निम्नलिखित में किसके साथ सीमा बनाता है, किसके साथ नहीं बनाता है, ध्यान रखना। किसके साथ नहीं बनाता है? सिक्किम के साथ। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। पश्चिम बंगाल का ये वाला पार्ट नहीं, देखो ऊपर वाला पार्ट जा रहा है ना, ये वाला पश्चिम बंगाल ये है पूरा। ये पश्चिम बंगाल है पूरा। तो ऊपर ये दार्जिलिंग वाला पार्ट है, इससे वो सीमा लगाता है। तो कितने हो गए विद्यार्थियों? 7 तो राज्य हो गए और 2 देश हो गए। आगे लिखो, लोकसभा सीट राजस्थान में कितनी? 25। यहाँ 25 मत लिखना, 14 लिखना। लोकसभा सीट
कितनी? 14। राज्यसभा सीट 7। विधानसभा सीट 126। लोकसभा सीट कितनी? 14। राज्यसभा 7 और विधानसभा 126। विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे विधान परिषद की सीटें कितनी है, यहाँ विधान परिषद नहीं है तो भी लिखो विधानमंडल एक सदनात्मक। विधानमंडल कैसा है यहाँ पे? एक सदनात्मक है। राज्य पशु लिखो, असम का राज्य पशु एक सींग वाला गेंडा। क्या है? एक सींग का गेंडा। लिख लिए? पक्षी लिखो, व्हाइट विंग्ड वुड डक। डक है मतलब है ना, वुड डक, व्हाइट विंग्ड वुड डक। लिख लिए? पक्षी हो गया। राजभाषा लिखो, असमिया। सीमा बहन जी, असम की राजभाषा राजस्थान की, राजस्थानी है मारवाड़ी? राजस्थानी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला है। राजस्थानी कौन सी है? हिंदी है। राजस्थानी कौन सी? हिंदी। हम क्या करते हैं, राजस्थानी या मारवाड़ी को करने की कोशिश करते हैं। जैसे असमी, असमिया कहाँ की है? असम की है। इसी प्रकार राजस्थानी राजस्थान की नहीं है। देखो, सबसे बड़ा शहर, असम का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? गुवाहाटी। असम का वाहन अक्षर, जब भी आप असम लिखे शॉर्ट में तो ऐसे लिख लिया करो, AS। असम का वाहन अक्षर क्या है? AS। उत्तर प्रदेश का क्या है? पश्चिम बंगाल का WB। और झारखंड का JH। जम्मू कश्मीर का लिख लिया? जिले लिखो विद्यार्थियों, जिले 35। लोक नृत्य लिखो, बिहू। कौन सा? बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? भोरताल लिखो, भोरताल। खंबा, सातरिया। एक नोट डालो, असम राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। असम राज्य को पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी भी कहते हैं। असम विद्यार्थियों कई काम में फेमस रहता है, मतलब पहले रहता है, आगे रहता है। जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना थी, उसको भी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? असम बना था। नोट डालो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला नहीं था, अंतिम था, सॉरी। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला अंतिम राज्य भी असम ही था। लेकिन जब GST लागू हुई थी ना, GST को लागू करने वाला पहला था। देखो, GST को लागू करने वाला
जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था। लिख लिया? विधानमंडल कैसा है यहाँ का? लिखा दिया कि विधानमंडल के बारे में? विधानमंडल एक सदन है। राजधानी क्या है इसकी? दिसपुर विद्यार्थी। जीएसटी का, हाँ खुशबू बहन जी, जीएसटी का पूरा नाम बताना क्या? जीएसटी? अच्छा, आप जीडीपी बोल रहे हैं? वो जीडीपी है जो आप घरेलू बोल रहे हैं ना? हैं? अरे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, वो तो जीडीपी होती है। आपसे पूछा जा रहा है जीएसटी। हिंदी में बोलो। वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी तो आए दिन आप जो भी चीज खरीदते हो उस पर जीएसटी लगती है आजकल, तो ये तो नॉर्मल चीज है। लिखो। नेशनल पार्क, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है उनका नाम लिख लो। देखो सवाल क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क असम में है? यह बनता है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क असम में नहीं है। लिखो। पहला, काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क है ना विद्यार्थियों, ये एक सींग का जो गेंडा होता है ना, राइनो, उसके लिए फेमस होता है। देखिएगा, जो कि एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। दूसरा लिखो, मानस नेशनल पार्क। कौन सा? मानस है शायद। नामेरी, नाम याद रखना, नामेरी नेशनल पार्क। नामेरी, लिख लिया? औरंग नेशनल पार्क। डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा। रायो मोना, रायो मोना। दहिंग पटकोई, दहिंग पटकोई नेशनल पार्क। लिख लिया? आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप जिसका नाम है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, ध्यान रखना। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कहाँ पर है? असम में। लिखो। तो 7 हो गए ना ये नेशनल पार्क? 7 ही है वहां पे। राजस्थान में कितने नेशनल पार्क, कौन कौन से? हैं? सरिस्का नहीं है? सरिस्का तो क्या है? टाइगर रिजर्व, वो तो ध्यान रखना। लिखिएगा। क्या लिखा रहा था मैं भूल। हाँ, लिखो। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, वैसे द्वीप एक तो समुद्रों में द्वीप होता है, वो अलग मैटर है। दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, मतलब नदी पर स्थित है वो द्वीप, नदीय द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा है? माजुली। माजुली द्वीप है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। कौन सा है? माजुली द्वीप। और माजुली द्वीप नदीय द्वीप है तो कौन कौन सी नदी पे होगा? कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नदी का नाम लिख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ पे लोकेटेड है ये? असम में। असम तो पढ़ा ही रहा हूँ, तो असम में है, लिख लेना अगर फिर भी अटकाना चाहो तो आप। तो माजुली द्वीप कहाँ है? आपसे पूछा जाए विद्यार्थी, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अरे द्वीप, मैंने नदी द्वीप थोड़ा। हाँ, डेनमार्क है? दिमाग खराब है क्या? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा द्वीप कौन सा विद्यार्थियों? ग्रीनलैंड, ध्यान रखना, सामान्यतः पूछा जाए तो। और अगर वैसा पूछा जाए नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली द्वीप बताना आपको। लिखिएगा। प्रमुख झीलें लिखो। हपलोंग झील। कौन सी?
हप लोंग झील, देख लिया। चडम्बी झील, नाम ही ऐसे, मैं क्या करूं। चडम्बी झील, दिगाली पुखरी झील, दिघाली पुख दिगाली पुखुरी झील, देख लिया। लिखो शिव सागर झील, शिव शिव नहीं है, शिव सागर झील, शिव सागर झील। लिखो तमरंगा झील, डिगबोई झील, डिगबोई असम में तो है। दीपोर बिल झील, दीपोर बिल झील, सोनबिल झील, सोनबिल झील। और दहिंग लिख लिया क्या, दहिंग झील। लिखो बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है विद्यार्थी, वर्ष में कितनी बार। लिखो बिहू असम में 3 बार मनाया जाता है। कितनी बार मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है। देख लिया। अगला फैक्ट देखो विद्यार्थी, टाइम कितना हो गया, टाइम तो नहीं हुआ, 10 बज रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में पारंपरिक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला डाक पारंपरिक, लिख लो। हाल ही में डाक पारंपरिक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। तो वो कौन सा बन गया है, डेनमार्क। लिखिएगा, हाल ही में डेनमार्क डाक पारंपरिक सेवा को समाप्त करने वाला दुनिया का दुनिया का पहला देश बना। करंट की क्लास के कितने फायदे हैं, आपको पूरी दुनिया घुमा देता हूं मैं। कभी डेनमार्क लेके चल जाता हूँ, कभी असम लेके चल जाता हूँ, हैं, भारत के भीतर भी घुमाता हूँ, कभी राजस्थान राजस्थान में घुमा देता हूँ। तो अब बताओ, ऐसी डाक सेवा को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया विद्यार्थियों, डेनमार्क बन गया। क्या राजस्थान में डाक सेवा प्रचलित है, चिट्ठियाँ विट्ठियाँ आती कि नहीं आती आजकल, आती है। डाक वगैरह नहीं आती, डाकिया नहीं आता, डाक लेकर आता है। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया या डिजिटलीकरण हो रहा है, तो इसमें तो ईमेल वगैरह कर देते हैं आजकल। तो किससे बात करनी है तो चिट्ठी भेजने की कहाँ जरूरत है, वैसे वीडियो कॉल कर लो, होता कि नहीं होता। तो आने वाले समय में सभी देशों में ये सेवाएं क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी विद्यार्थियों। अभी ऐसी शुरुआत किसने की है, सबसे पहले डेनमार्क ने की है। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो भारत यहाँ पर है, आप यहाँ से बात कर रहे हैं अभी, राजस्थान में ना आप यहाँ से बात कर रहे हैं। और यूरोप में एक जगह विद्यार्थी, यूरोप महाद्वीप है, आगे क्या है उधर, इधर तो एशिया महाद्वीप है, आगे यूरोप, यूरोप में यहाँ पर ये डेनमार्क के विद्यार्थियों, दिखाई दे रहा है आपको डेनमार्क। और इस देश ने पहली बार ऐसी शुरुआत की है। तो आप हेडिंग डालो डेनमार्क, मैप खोलना। 99% ये, 99%। तो मैं डेनमार्क की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप ये कह रहे हो सर वो ठीक है, समुद्री सीमा जाती है वहाँ उसके नज़दीक, लेकिन वो वहाँ पर है, यहाँ पर है।
ये जैसे उत्तरी अमेरिका अलास्का वाला पार्ट है, उसके उत्तरी उधर की तरफ पार्ट है, ये अलास्का वाला पार्ट है ये। क्या लिखा आपने? डेनमार्क। तो डेनमार्क के बारे में लिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखो आप, कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप। लिखिएगा। यह है, हाँ, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और यूरोप के भी देखेंगे आप विद्यार्थियों, तो लगभग उत्तरी भाग में। कौन सा भाग है? उत्तरी। ब्रेक में लिख सकते हो आप, उत्तरी यूरोप। आपसे पूछा जाए डेनमार्क की राजधानी क्या है? हैं? क्या बोल रहा है, और वापस बोलना। डेनमार्क की राजधानी क्या है? यूरोप। कतई बावड़ा हो गया क्या? यूरोप तो एक महाद्वीप है। यूरोप तो क्या है? महाद्वीप है। जैसे एशिया, जैसे भारत एशिया महाद्वीप में है ना, वैसे डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में है। अभी आपको ज्योग्राफी की नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, सीख जाओगे धीरे धीरे। इसकी राजधानी लिखो आप, कोपेनहेगन। डेनमार्क जो देश है ना ये, इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। ये लिखा हुआ, राजधानी क्या है इसकी? कोपेनहेगन। लिखूं क्या? इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिख दूं, इतना कर सकता हूँ और तो क्या करूं। ठीक है, कोपेनहेगन इसकी क्या है? राजधानी विद्यार्थियों। सीमा लिख लो, इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है? जर्मनी। और ऊपर की तरफ जाओगे तो स्वीडन। स्विट्जरलैंड मत लिख लेना, स्वीडन। और नॉर्वे। हाँ, ऐसे बहुत दक्षिण पूर्व मत करो आप, तो केवल सीमा सीमा नाम नाम लिख लो इनके। कौन कौन से देशों के साथ ये सीमाबद्ध है विद्यार्थियों? जर्मनी लगाता है, और इधर से स्वीडन लगाता है, और ऊपर की तरफ कौन लगाता है? नॉर्वे लगाता है। लिखिएगा, प्रधानमंत्री लिखो यहाँ के, मैट्टे फेड्रिक्सन। कौन है? मैट्टे फेड्रिक्सन। मैट्टे फेड्रिक्सन। भारत की मुद्रा क्या है? मुद्रा लिखो यहाँ की, मुद्रा को कैपिटल भी कहते हैं ना। डेनिस क्रोन। क्रोन मुद्रा है यहाँ की, डेनिस क्रोन। लिख लिया। राष्ट्राध्यक्ष लिख लो, राजा रहता है यहाँ पर। राष्ट्राध्यक्ष सम्राट फ्रेडरिक। फ्रेडरिक। लिख लिया। देखो अगला, देखो अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मेंटेशन द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर यानी कि मस्कट का नाम क्या है? डेटा गुरु, सांख्यिकी, गणक या संख्या मित्र? इंपॉर्टेंट है ये, इस मस्कट का नाम बताओ। ने एक मस्कट ये शुभंकर लॉन्च किया विद्यार्थियों इस मंत्रालय की तरफ से, इसका नाम क्या? डेटा गुरु, सांख्यिकी, गणक या संख्या? और ये ऐसा वो है, ये मस्कट ऐसा है। मस्कट शुभंकर कहते हैं इसको। बताओ, अब देखो शुभंकर भी मैंने आपको दिखा दिया, इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम भी क्या है? सांख्यिकी है। देखिएगा, हाल ही में MOSPI, MOSPI के द्वारा, अरे फिर लिखा दूंगा,
MOSPI लिख लिया, के द्वारा सांख्यिकी नाम से, किस नाम से? सांख्यिकी नाम से शुभंकर, अपना शुभंकर ब्रैकेट मस्कट लॉन्च किया, लॉन्च किया। लिख लिया। अब जो MOSPI लिखा ना आपने, इसका पूरा नाम लिख लो, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और इंग्लिश में भी लिख लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो भी है देख लेना आप। इसका पूरा नाम लिख लो आप। लिख लिया। और ये विद्यार्थियों 1 जनवरी 2026 को लागू लॉन्च किया है। ये कब कब लागू किया? 1 जनवरी 2026। लिख लिया यहाँ तक? लिखो। इस शुभंकर के द्वारा डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। इसके ऊपर, यानी कि इस लोगों में, या शुभंकर कह सकते हो आप, इसमें किसके ऊपर जोर दिया गया है? डाटा फॉर डेवलपमेंट पर। डाटा फॉर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है, ये बल दिया गया है। इस पर जोर दिया गया। हाँ, जोर दिया गया। लिखो। इस शुभंकर में अशोक चक्र है। यहां से सवाल बनते हैं आजकल। अशोक चक्र है क्या इसमें? देखो, इस शुभंकर में अशोक चक्र, कॉमा, रुपए का साइन है, कॉमा, रुपए का, रुपए चिन्ह लिख सकते हो ना, रुपए का चिन्ह। और ये पट्टी किसको दर्शा रही है? विकास की पट्टी, कॉमा, विकास पट्टी, विकास पट्टी, और राष्ट्रीय रंग, राष्ट्रीय रंग शामिल है, राष्ट्रीय रंग शामिल है, जो कि पारदर्शिता और सुशासन को, पारदर्शिता और सुशासन के डेटा आधारित विकास को दर्शाते हैं। डेटा आधारित विकास को दर्शाते हैं। तो विद्यार्थी, एक मंत्रालय का नाम आया, MOSPI, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस मंत्रालय के बारे में पढ़ लेते हैं हम। हेडिंग डालो आप, नोट में डाल लेना हेडिंग तो। ये पूरी डिटेल डालोगे। अब इस मंत्रालय के बारे में लिखा देता हूँ आपको। भारत सरकार का मंत्रालय विद्यार्थी, केंद्र सरकार का मंत्रालय है ना, नोट में लिख लेना आप तो, MOSPI। लिख लिया? अब देखो विद्यार्थी, स्थापना हुई इसकी 15 अक्टूबर 1999 को। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1999 को। लिख लिया?
मुख्यालय लिख लो इसका, नई दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। मंत्री लिख लो इसका, केंद्रीय मंत्री राव इंदरजीत सिंह। कौन है? राव इंदरजीत सिंह। लिख लिया? एक नोट डालो विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिक डे कब मनाया जाता है बताओ? सांख्यिकी से रिलेटेड ही है वो भी। तो 29 जून को लिखो, 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अब देखो, मंत्रालय की स्थापना तो 15 अक्टूबर 1999 को हुई है। तो मतलब मंत्रालय की स्थापना को लेकर तो सांख्यिकी दिवस नहीं मनाया जाता। तो सांख्यिकी दिवस विद्यार्थियों एक महान व्यक्ति हुए जिन्होंने सांख्यिकी से रिलेटेड काम किया था, उनका नाम क्या है? पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर 29 जून को क्या मनाया जाता है विद्यार्थियों? सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। लिखिएगा, यह दिवस, आप तो दिवस को रेखांकित कर लो, यह दिवस पीसी महालनोबिस की जयंती, पीसी महालनोबिस की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। लिखो, पीसी महालनोबिस का जन्म कब हुआ था? 29 जून 1883 में हुआ था। लिख लो, जन्म लिख लो इनका, पीसी महालनोबिस को रेखांकित करके। 29 जून 1883 को। कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता। और उस समय आपको पता है कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। में आता था बंगाल प्रेसिडेंसी में। कलकत्ता ब्रेकेट में बंगाल प्रेसिडेंसी। मेरा एक और सवाल आपसे, पूरा नाम तो नहीं दे रखा ना इसका, पीसी मालनोबिस का पूरा नाम क्या है? प्रशांत चंद्र, क्या नाम है? प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ये डे विद्यार्थियों कब से मनाया जाता है? 29 जून 2007 से। कब से? 29 जून 2007 से इसको मनाया जाना शुरू हुआ है। स्टैटिक डे कब से मनाना शुरू हुआ है? 2007 से। एक सवाल और बन सकता है, 29 जून तो अभी 2026 वाला तो आया नहीं, 2025 वाला ही रहा। तो यहाँ से एक सवाल और बनता है कि 29 जून 2025 को जब ये मनाया गया, कब? 29 जून 2025 को जब ये मनाया गया, तो इसकी कोई थीम भी रखी होगी, ये थीम पूछी जा सकती है। देखो, 29 जून 2025 की थीम, या 2025 की थीम कर सकते हो आप। कब की थीम है? 2025 की। लिखो, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। थीम क्या थी? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, 75 वर्ष। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष, ये विद्यार्थियों इसकी थीम थी इस बार की 2025 की। अब आपको इसमें क्या ऐड करना है? जब 2026 में मनाया जाएगा
तो वापिस ये डे चर्चा में आएगा विद्यार्थियों, कब? 29 जून को फिर चर्चा में आएगा। तो अब आने वाले समय में आपको जो स्टैटिक पॉइंट है वो तो मैंने सारे लिखा दिए इसके, आपको ऐड क्या करना है, केवल 2026 की थीम ही तो याद करनी है। अब 2 थीम याद रह जाएगी आपको, 2025 का पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है और 26 का पूछ ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो साल भर की आपको करंट याद रहेगी, उसकी होगी ना साल भर की, ऐसे आता है। अब जैसे आपका एग्जाम माना है कि मई में हो रहा है या जून शुरुआत में हो रहा है, तो विद्यार्थी 2026 की थीम कैसे पूछ लेगा, वो पूछेगा कौन सी, पुरानी, फिर आपको और एक साल पुराना क्वेश्चन पूछा है जी करंट का। अरे वो पूछा इसलिए क्योंकि वो उस महीने में मनाए जाने की संभावना थी उसकी, तो ऐसे पुराने भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो इस क्लास को यहीं विराम देते हैं विद्यार्थियों, धन्यवाद।